शुरू करते हैं नियोलिथिक एज या नवपाषाण काल। मैंने पहले बताया था हिस्ट्री में अपने को चेंज की प्रोसेस को समझना है, ठीक है। पैलियोलिथिक से मीजोलिथिक में क्या चेंज हुआ और मीजोलिथिक से नियोलिथिक में क्या चेंज हुआ, सिंपल सा रिवाइज करते हैं। पैलियोलिथिक बहुत लंबा टाइम स्पेन था, बहुत लंबा टाइम स्पेन था, प्लस जो शुरू वाला व्यक्ति था, ये पहले तो अपन ने ये जो विभाजन या बाइफर्केशन किया ये किसके आधार पे किया है, जैसा स्टोन टूल वो यूज ले रहे थे, वो स्टोन टूल कैसा यूज लेंगे, जैसी जैसे टेरेन पे या जैसी जगह पे वो रहेंगे। और उनकी जगह क्यों चेंज हो रही थी, कभी कभी पहाड़ियों की तराई पे रह रहे थे, फुट हिल्स पे रह रहे थे, कभी मैदानों में आ रहे थे, जैसे जैसे क्लाइमेट चेंज हो रही थी उस हिसाब से वो जगह चेंज कर रहे थे, उस हिसाब से अपने टूल चेंज कर रहे थे। पैलियोलिथिक पढ़ लिया, मीजोलिथिक पढ़ लिया। मीजोलिथिक में क्या हुआ कि क्लाइमेट गर्म होनी शुरू हुई, तो जो मीजोलिथिक या मध्य पाषाण काल है वो पैलियोलिथिक और नियोलिथिक के बीच की ट्रांजिशनल फेज है, संक्रमण काल है। उस संक्रमण काल में क्या हुआ, क्लाइमेट गर्म होनी शुरू हुई और जब बहुत गर्म हुई तो वो नियोलिथिक एज में चले जाएंगे। और नियोलिथिक एज या नवपाषाण में आप देखोगे वो मैदानी भागों में रह रहे हैं, उन्होंने खेती करना शुरू कर दिया, उन्होंने गांवों में रहना शुरू कर दिया। इसकी एक वजह और क्या थी, एक वजह ये थी कि जो पैलियोलिथिक या पुरापाषाण का व्यक्ति था उसकी शुरुआत हुई 400 सीसी ब्रेन वाले ऑस्ट्रेलोपिथेकस से। ऑस्ट्रेलोपिथेकस से होमो हेबिलस में आया। ये जैसे ऑस्ट्रेलोपिथेकस तो जस्ट एप या बंदर के जस्ट अगली अवस्था थी, तो उसमें ज्यादा समझ नहीं थी, उसको समझ नहीं बनता था, ठीक है। तो शुरू वाले जो पैलियोलिथिक जो था उसके हथियार हैं वो सारे बड़े बड़े हथियार हैं, जैसे चोपर बड़ा सा पत्थर होता था। फिर मीजोलिथिक में आएगा तो वो फ्लैक बना लेगा, पतले पतले परपटी वाले हथियार, स्प्लिंटर्स या फ्लैक्स यूज ले लेगा, समझना। जैसे बड़ा पत्थर है उसके ऊपर दूसरा पत्थर मारोगे तो एक टुकड़ा या स्प्लिंटर अलग होगा, तो वो पतला हथियार होगा, धारदार होगा, कम वजन होगा, वो ज्यादा इफेक्टिव वेपन है। ये मीजोलिथिक में, क्योंकि मीजोलिथिक तक आते आते होमोसेपियन सेपियन आ गया था जो आज वाला मानव, ठीक है। तो इसलिए उसकी टेक्नोलॉजी ज्यादा प्रोग्रेसिव या ज्यादा इम्प्रोवाइज्ड होगी, ठीक है ना। नियोलिथिक एज में क्या चेंज आया, एक तो टाइम है इसका फ्रॉम 10,000 BC टू 6,600 BC, 6,000 BC। साउथ इंडिया के मामले में ये डेट लंबी जाती है, साउथ इंडिया में लेट शुरू हुई थी स्टोन एज, तो साउथ इंडिया के मामले में देखोगे तो ये लगभग जाएगी 2000 BC तक। अब चेंज क्या आया, जो पैलियोलिथिक का जो व्यक्ति, चेंज या बदलाव क्या हुआ, पैलियोलिथिक का हंटर और जो फूड गैदरर था, आखेटक और भोजन संग्राहक जो व्यक्ति था, वो मीजोलिथिक में उसने नया काम क्या सीख लिया, फिशिंग करना सीख लिया। मीजोलिथिक एज में या मध्य पाषाण में उसने फिशिंग सीख लिया और उसके वेपन ज़्यादा इम्प्रोवाइज्ड हो गए, माइक्रोलिथ्स हो गए। माइक्रोलिथ्स मतलब पत्थर के सूक्ष्म हथियार, ठीक है। अब नवपाषाण तक आते आते क्या चेंज होगा, नवपाषाण के लिए लिखना चेंज होगा नियोलिथिक की क्लाइमेट वो क्लाइमेट थी जैसी क्लाइमेट में हम लोग आज रह रहे हैं। तो ऐसी क्लाइमेट जब हो जाएगी, जब वो खेती करना सीख जाएगा, जब वो पशुओं को पालना सीख जाएगा, खेती करने वाले लोग कहाँ रहेंगे, हम्म? मैदान में रहेंगे, नदियों के किनारे रहेंगे। नदियों के किनारे जहाँ की जमीन उपजाऊ होगी
तो पहला व्यक्ति था जिसने खेती करना सीख लिया था, खेती करना सीख गया था। दे वर द फर्स्ट एग्रीकल्चरल सोसाइटीज ऑफ इंडिया, सबसे पुराने लोग थे भारत में जिन्होंने खेती करना सीखा। ठीक है, दूसरा काम क्या सीखेगा वो? पशुपालन। एनिमल रियरिंग एंड हर्डिंग, एनिमल डोमेस्टिकेशन भी कह सकते हैं इसको, एनिमल डोमेस्टिकेशन, पशुपालन सीख जाएगा। अब खेती और पशुपालन करेगा वो व्यक्ति कैसा होगा? स्थायी जीवन व्यतीत करेगा, परमानेंट कहीं रुकेगा, या घुमक्कड़ रहेगा, नोमैडिक रहेगा? कैसे रहेगा खेती कर? स्थायी जीवन है ना। और स्थायी जीवन के लिए क्या होगा? छोटी छोटी ग्रामीण बस्तियों में वो बना लेगा, ग्रामीण बस्तियां बन जाएंगी। ये तीन इसके कीवर्ड हैं, आपको भूलना नहीं है। ठीक है, अब बात करते हैं, इसका टाइम है, टाइम अपन चर्चा कर चुके। अब कहाँ कहाँ मिले हैं ये लोग? ठीक है, वो साइट्स कौन कौन सी है जहाँ ये लोग मिले हैं उसकी बात कर। देखो, सबसे पहले तो देखो, इंडियन सब कॉन्टिनेंट की बात करें, भारतीय उपमहाद्वीप का मतलब भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, श्रीलंका। ठीक, तो पहली साइट है मेहरगढ़ बलूचिस्तान, पाकिस्तान में हो गई। ठीक है, मेहरगढ़ वाले जो लोग हैं वो 9,000 साल पुराने हैं ऑलमोस्ट। डायरेक्ट साइट पूछते हैं, आज तो याद हो रही है, लेकिन बाद में जब कैलकोलिथिक या ताम्रपाषाण पढ़ोगे, इंडस वैली वाली पढ़ोगे, फिर ये मिक्सअप हो जाएगी। तो एक तो अलग अलग साइट याद रखनी। ठीक है, मेहरगढ़ हो गई। जम्मू कश्मीर में दो हैं, बुरजोम एंड गुम्फ कराल। बुर्ज होम और गुम्फ कराल, ये दोनों की दोनों जम्मू कश्मीर में। ठीक है, इसके बाद में बात करते हैं, बाद वाली साइट्स हैं बुरजोम, गुम्फ कराल, और इधर बात करें फिर साउथ इंडिया की बात करें, तो साउथ इंडिया में काफ़ी सारी साइट्स हैं, कर्नाटक में, आंध्र प्रदेश में, तमिलनाडु में। मोस्टली साइट कर्नाटक में है। कर्नाटक की कौन सी साइट है? ब्रह्मगिरी, मस्की, जहाँ से अशोक के अभिलेख मिले हैं, लघु शिलालेख मिले हैं ना, माइनर रॉक एडिक्ट। ब्रह्मगिरी, मस्की, हल्लूर, संगनकल्लू,
ये है कर्नाटक में। तमिलनाडु की है पेयमपल्ली, और टी नरसीपुर, उतनूर, ये भी साउथ इंडिया की साइड से। ठीक है, इन सभी जगहों पर नवपाषाणकालीन ग्रामीण बस्तियां मिली। ठीक है, शुरू करते हैं आप। एक बिहार की भी साइट है चिरांद। आगे बढ़े। अब बात करते हैं नियोलिथिक लोग कैसे थे। अगर बात करें, देखो पहले बात करते हैं कि उनकी टेक्नोलॉजी कैसी थी, उनकी खेती कैसी थी, उनकी सोशल लाइफ कैसी थी, उनकी रिलीजियस लाइफ कैसी थी, और उनकी आर्ट एंड आर्किटेक्चर कैसी थी। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं अगर सोशल लाइफ की बात करें, सामाजिक जीवन की, तो सोशल लाइफ उनकी कैसी थी, ग्रामीण संस्कृति थी। भारत के पहले गांव इन्हीं लोगों ने बसाए थे। ठीक है, अब ग्रामीण संस्कृति के जो लोग होंगे उनके घर कैसे होंगे, कच्ची मिट्टी के घर होंगे। वेटल एंड डोब हाउसेज, जो मड हाउसेज होते हैं ना, मड के या मिट्टी के जो घर बनते हैं उनको वेटल एंड डोब कहते हैं। तो घास फूस के मकान। और छोटे छोटे गांव थे, प्रारंभिक गांव छोटे ही होंगे। शुरू में पॉपुलेशन बहुत कम थी। आज की न्यूज़पेपर में आया है कि 9 लाख पहले धरती की जनसंख्या सिर्फ 1280 लोग थे, है ना। कुछ जीन की उन्होंने रिसर्च की है, तो इक्वल वो जीन के हिसाब से आज के मॉर्निंग के न्यूज़पेपर में ही है। पॉपुलेशन बहुत कम थी पुराने समय में, तो छोटी छोटी ग्रामीण बस्तियां थी। ठीक है, अब फिर उनकी इकोनॉमिक लाइफ, अब क्लासिफिकेशन ऑफ लेबर, ये इन चीज़ों के बारे में हम बहुत ज़्यादा बता नहीं पाएंगे। ठीक है ना, समाज कैसा था, समाज में कितने वर्ग थे, ये तो शुरुआती वाली सोसाइटी थी। अब उनकी अगर आर्थिक जीवन की बात करें, ये याद रखने के लिए आज से आसान हो जाता है। फर्स्ट सोशल लाइफ हो गई, सेकंड अगर उनकी इकोनॉमिक लाइफ के बारे में बात करें, खेती किस किस चीज की करते थे वो, सब सिंपली, जैसे गेहूं, चावल, जौ, रागी एंड कुल्थ, वीट, राइस, बार्ले, रागी एंड हॉर्स ग्राम। ये
एग्रीकल्चर के अर्लीस्ट एविडेंस इन साइट में कहाँ मिले हैं? सबसे पुराने अवशेष गेहूं और जौ के मेहरगढ़ में, याद रखना है ना। मेहरगढ़ में अर्लीस्ट एविडेंस मिले हैं, मेहरगढ़ जो बलूचिस्तान पाकिस्तान में। अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ व्हीट एंड राइस, गेहूं और चावल के प्राचीनतम साक्ष्य मेहरगढ़ में मिले। ठीक है। अब खेती के साथ क्या करते थे? पशुपालन या एनिमल डोमेस्टिकेशन। अब जानवर कौन कौन से थे? सबसे पहले डोमेस्टिकेट किया कुत्ते को या डॉग को, है ना। आदमी का सबसे अच्छा दोस्त होता है कुत्ता। तो सबसे पहले कुत्ते को डोमेस्टिकेट किया, और इसके एविडेंस कहाँ मिले हैं? जो जम्मू है कश्मीर वाली साइट है बुरजोम, वहाँ आदमी के साथ कुत्ते को दफनाया हुआ है। ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि व्यक्ति को वो बहुत प्रिय था, बहुत प्यारा था, तभी तो उसके साथ दफनाया, कि बाद के जीवन में भी वो साथ मिले। ये मिलता है बुरजोम। कुत्ते कुत्ते के अलावा और किस किस से परिचित थे? गाय, बैल, भेड़, बकरी। काऊ, ओक्स और बुल, शीप एंड गोट। पर इनके एनिमल डोमेस्टिकेशन की एक लिमिट थी। ये मांस के लिए एनिमल डोमेस्टिकेट करते थे, ना कि दूध पीने के लिए। और जहाँ मांस के लिए एनिमल डोमेस्टिकेशन होगा, वहाँ एनिमल की संख्या कभी बहुत ज़्यादा बढ़ नहीं पाएगी, तो पका के खा लेते थे। दूध की ज़्यादा इनको वो नहीं था, या खेती के यूज में एनिमल्स को नहीं ले रहे थे। खेती इनकी बड़ी सिंपल थी, सिर्फ मैदान जो होते थे उनमें बीज फेंक देते थे, सिर्फ बीजों का छिड़काव कर देते थे। जैसे आज भी कुछ फसलों का करते हैं ना, खेत में घास वगैरह का सिर्फ सीधा छिड़काव ही तो करते हैं। तो सिर्फ छिड़काव वाली खेती थी, ऐसा नहीं था कि, या कुछ गड्ढे खोद लेते थे, उन गड्ढों में बीज डाल देते थे। इनको जो प्लोग शोर या प्रॉपर खेती करना नहीं आया था पशुओं की सहायता से। ठीक है। मांस के लिए इनको काम में ले रहे थे। अब इनकी तकनीकी या टेक्नोलॉजी कैसी थी? क्योंकि होमोसेपियंस था ये व्यक्ति जो था, ये वाले होमोसेपियंस थे, ये ज़्यादा समझदार हो गए थे। इनके वेपन ज़्यादा इम्प्रोवाइज्ड हो गए थे। एक तो कुल्हाड़ियाँ बहुत ज़्यादा मिली हैं। ठीक है। एक्सचेंज खेती करने के काम में भी लेते थे कुल्हाड़ी से, गड्ढे खोद लेते थे, पेड़ मैदानों में आ गए थे, पेड़ काटने की भी ज़रूरत होती थी, पर वेपन अभी भी पत्थर के ही थे। प्लस पोलिश्ड टूल है इनके, पोलिशदार टूल हैं। जब हथियार सारे वही काम में ले रहे थे, चॉपर भी था, क्लीवर भी था, पॉइंटर्स भी थे, ब्यूरिन्स भी थे। सारे के सारे जो हथियार पहले काम में ले रहे थे, वो हथियार नया चेंज किया हुआ। एक तो एक्स का यूज बढ़ गया, और दूसरा ये वाले जो इनके टूल है ये पोलिशदार है, मतलब ज़्यादा प्रॉपर तरीके से बनाए हुए थे। ठीक है। अब बात करते हैं एक एक साइट की विशेषता क्या है। ठीक है। तो साइट में सबसे पहले शुरू करते हैं मेहरगढ़ से। मेहरगढ़ है पाकिस्तान में। एक तो इसका टाइम है ऑलमोस्ट 9000 साल पहले, और यहाँ गेहूं व चावल की खेती के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं।
ठीक है। अब बात करते हैं बुर्ज ओम की। बुर्ज ओम कहाँ है? जम्मू एंड कश्मीर में। जम्मू। बुर्ज ओम की क्या विशेषता है? एक तो यहाँ पिट हाउसेज मिले। पिट हाउसेज का मतलब समझते हो? जमीन में गड्ढा खोद के उसको घर बना लेना, ऊपर से ढक लेना। तो हिंदी में इसको गर्तावास कहेंगे, वैसे कहेंगे इसको पिट हाउसेज। ठीक है। यहाँ मिले पहला तो गर्तावास, गर्त प्लस आवास, गर्तावास या पिट हाउसेज। और सेकंड, मानव समाधान में को साथ में दफनाया गया है। डॉग्स वर फाउंड इन द ह्यूमन बुरियल्स। देखो जो सबसे पुराने लोग हैं ना, सबसे पुरानी सिविलाइजेशन है, उनके बुरियल्स या व्यक्ति का अंतिम संस्कार वो कैसे करते थे, वो बड़ी इंपॉर्टेंस रखता है। और तो इनके पास टेक्नोलॉजी में कुछ था नहीं। कौन से बड़े बड़े शहरों में रहते थे, जो सिंधु घाटी सभ्यता की तरह पक्की ईंटों की कोई संरचना मिल जाएगी, विशाल स्नानागार मिल जाएगा या ग्रेनरी मिल जाएगी बड़ी सी। तो इनके पास क्या थे? झोपड़ियाँ थी। वो झोपड़ियाँ तो मिट्टी की, घास फूस की थी, वो मिट्टी में मिल गई। तो बचा क्या? या तो इनके स्टोन टूल्स बचे, या जो ह्यूमन बुरियल है वो, क्योंकि हड्डियां मिल जाती है अपने को, बोन्स मिलेगी ना, जैसे एक्सकेवेशन करेंगे। तो व्यक्ति के साथ कुत्ते को दफनाया गया है ना, ये बात इंपॉर्टेंट है। और ये किस चीज को बताती है? मृत्यु के बाद के जीवन में विश्वास करते थे। किसी व्यक्ति के साथ कुछ रखेंगे तो वो इसीलिए रखा जाएगा क्योंकि अपन मृत्यु के बाद वाले जीवन में विश्वास करते हैं। ठीक है। तो अब आपसे इस इनके कोई धार्मिक विश्वास के बारे में पूछे तो भी बता दोगे ना कि मृत्यु के बाद के जीवन में विश्वास करते थे। ठीक है। एम दूसरी स्थल है, बुर्जोम हो गया। थर्ड साइट है गुम्फ कराल, ये भी जम्मू में है। यहां भी पिट हाउसेज मिले हैं ना, गर्तावास। यहाँ कुछ पोट्री भी मिली है, ध्यान रखना। टेक्नोलॉजी में दो चीजें छूट गई थी। ये पहले वो लोग थे जिन्होंने एक तो कुम्हार वाले चाक से बर्तन बनाना शुरू कर दिया था, और दूसरा इन्होंने पहिए का आविष्कार भी सीख लिया था। तो यहाँ कुछ एक पोट्री मिली है, क्योंकि गुप्त कराल का शाब्दिक अर्थ भी ये कुम्हार की गुफा पुराना नाम है ना। तो यहाँ पोट्री भी मिली है। पोट्री का मतलब मृद भांड। अब आप कहोगे पोट्री में ऐसा क्या है जो इम्पोर्टेंट है? तो फिर वही बात, जो ग्रामीण सभ्यताएं हैं पुरानी जितनी भी हैं, उनके एविडेंस के रूप में पोट्री भी मिलती है। तो पोट्री का जो अलग अलग पैटर्न है आगे हम लोग पढ़ेंगे। जैसे वैदिक एज में ओकर के कलर की मिलेगी, मोरियन एज में आपको नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर मिलेगा। पोट्री के पैटर्न से हम अपन लोग ये पहचान लेते हैं कि ये कौन है। ठीक है। पोट्री भी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पोट्री मिली। ठीक है। आगे नेक्स्ट, जो चिरांद बिहार वाली साइट है, यहाँ काफी सारे हड्डियों के औजार मिले हैं ना, हड्डियों के औजार। टूल मेड विद
ह्यूमन बोन्स, ठीक है। टूल्स मेड विद ह्यूमन बोन्स है ना, हड्डियों के हथियार मिले। और इसमें ऐड करो तो ये ऐड कर लो, नवपाषाण कालीन लोग वे प्रथम लोग थे जिन्होंने मृद भांड बनाए और बाद में चाक का उपयोग भी करने लग गए। चाक जो व्हील होता है ना कुम्हार का, जिसपे अपन मृद भांड या मटके वगैरह जो भी बनाते हैं, चाक का प्रयोग किया, बाद में चाक का प्रयोग किया। और पहिया या व्हील का उपयोग किया, व्हील का उपयोग करना सीख गए। ठीक है। They were the first people who made pottery. Later they used wheel for it. They also invented the wheel. अब बात करते हैं इनकी आर्ट की, ठीक है। आर्ट में एक इम्पोर्टेंट साइट है मीजोलिथिक एज की, मोस्टली भीमबेटका। भीमबेटका कहाँ है? भीमबेटका, भीमबेटका को अलग से पढ़। भीमबेटका है मध्य प्रदेश, भोपाल के पास में। और यहाँ क्या है? पेंटेड केव्स है, ठीक है। पेंटेड केव्स है ना। जब शुरू वाला व्यक्ति था मिजोलिथिक एज तक या पैलियोलिथिक एज वाला था, वो व्यक्ति गुफाओं में रहता था। गुफा नेचुरल बहुत अच्छा शेल्टर है, बरसात से, आंधी से, तूफान से, हर चीज से बच जाएगा उसको। अब कोई ये कहे क्या इनमें नियोलिथिक लोग रहते थे? तो नियोलिथिक तो ग्रामीण बस्तियों में रहते थे, पहाड़ी गुफाओं में उनका क्या काम। तो ये मेनली पैलियोलिथिक टू मेजोलिथिक की साइट है ये, ठीक है। पूरा पाषाण से लेके, पूरा पाषाण से लेकर मध्य पाषाण चित्र, मेनली पैलियोलिथिक और मीजोलिथिक की पेंटिंग मिली है। अब इन पेंटिंग्स में क्या होगा? पेंटिंग्स व्यक्ति वैसा बनाएगा ना जितना वो जानेगा, जितना वो समझेगा। तो पेंटिंग्स में अब उनकी चित्र की विषय वस्तु क्या होगी? सब्जेक्ट ऑफ पेंटिंग्स फर्स्ट तो हो जाएगा शिकार, यानी कि हंटिंग्स। सब्जेक्ट ऑफ पेंटिंग्स शिकार यानी कि हंटिंग। अब हंटिंग में क्या क्या जानवर वही बनाएगा, जैसे ये पहले, इधर देखो समझो बात को, पैलियोलिथिक से मेसोलिथिक एज की है, अब तक खेती करना नहीं आया था। तो ये जो छोटी वाली चिड़िया अभी जो होती है ना, जो जो अनाज पे जीवित रहती है, जिसको पर्चिंग बर्ड कहते हैं,
पर्चिंग, वो कहीं भी उसका चित्र नहीं है, क्योंकि तब तक इनको अनाज उपजाना नहीं आता था। सिंपली बताने का मतलब ये है कि व्यक्ति पेंटिंग उसी चीज की बनाएगा ना जिसको उसने देखा है, या जिसकी वो इमेजिनेशन कर सकता है। ठीक है, तो हंटिंग में क्या क्या होंगे, एक तो पशु पक्षियों के चित्र होंगे, पेंटिंग ऑफ एनिमल एंड बर्ड्स। सेकंड चीज, जिन हथियारों से वो शिकार करेगा उनका चित्र बनाएगा, तो उसके हथियार होंगे। और इसके अलावा चित्र है उनके सामूहिक नृत्य का। ठीक है, उनको क्या करना था, फ्री थे, कोई जानवर मिल गया, मारा, खाया, पिया पानी, नाच लिए, गा लिए, तो जो सामूहिक नृत्य के उनके जो डांस थे उनका मिला है सामूहिक नृत्य। इसके अलावा बच्चे को जन्म देने तक के चित्र, है ना। ये सारे चित्र हैं। और रंग इसमें कौन से यूज लेंगे, अगर रंग की बात करेंगे तो जो नेचुरली उनको अवेलेबल थे, जो प्लांट से जो मिल जाता था, या पत्थर से पत्थर पे वो जो यूज करते थे, तो उन्होंने प्राकृतिक रंगों का प्रयोग किया है इसमें। यहाँ से इंडियन आर्ट की शुरुआत हो जाती है, और आपको यहीं से याद रखना शुरू करना है। देखो, मेंस में दो सवाल आए थे, एक तो 2020 में आया था कि एंशियंट जो जो रोक आर्किटेक्चर है, वो किसी न किसी हिस्ट्री के कोई एक सोर्स को रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, या सिंपली इसको ऐसे समझो कि जो पुरानी जो रोक आर्किटेक्चर है, वो उससे इतिहास का हमें कैसे पता चलता है, तो शुरुआत यहाँ से होगी। ये 2020 का है, आईएएस मेंस का सवाल है। ठीक है, एक फिर 2015 का सवाल है कि जो जो पैलियोलिथिक या मीजोलिथिक एज की पेंटिंग थी, वो आधुनिक काल वाली पेंटिंग से ज़्यादा प्रोग्रेसिव है। ज़्यादा प्रोग्रेसिव कैसी हुई, क्योंकि जो ब्रिटिशर्स के टाइम पे या जो अपनी कंपनी पेंटिंग्स की शुरुआत हुई, उसमें एक तो सब्जेक्ट बड़े लिमिटेड थे। ठीक है, एक इन लोगों ने कम रिसोर्सेज में भी बहुत अच्छे चित्र बनाए हैं, तो वो इसलिए जो इनकी जो आर्ट है या इनकी जो पेंटिंग है वो सुपीरियर है। ठीक है, मेंस में आपको ऐसे कलेक्टिव सवाल मिलेंगे जिनकी शुरुआत होगी, जैसे आपसे सिंपली यही पूछ ले, केव आर्किटेक्चर की पूछ ले, या गुफा स्थापत्य कला की पूछ ले, तो यहाँ से फिर आगे कैसे जाओगे, यहाँ से सीधी गुफाएं आएंगी मौर्यन एज में, दशरथ और नागार्जुनी दो गुफाएं थी। फिर साउथ इंडिया में एलोरा की आ जाएगी, अजंता की आ जाएगी, तो वो केव आर्किटेक्चर ही तो है। उसमें पेंटिंग्स के भी खूब सारे एग्जाम्पल हैं, तो आपको कलेक्टिव पढ़नी है हिस्ट्री, सामूहिक अप्रोच के साथ पढ़ना है। ठीक है, यहाँ अपना नियोलिथिक खत्म होता है, स्टोन एज पूरी की पूरी कंप्लीट होती है। ठीक है, अब बताओ कोई सवाल हो तो आपके। आपको मैं जल्दी है ना पेपर अवेलेबल करवा दूंगा, उससे